बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें उससे पहले हम रमज़ान के तीसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं, और ख़ुसूसी तौर पर मुझे आपको हम सबको दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने भाइयों के लिए, इंसानों के लिए। बहुत बड़ा कॉज़ है। मैं अक्सर इस मौजू पर बात इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हम मुसलसल बात नहीं करते, फिर कभी कभार बात करें तो शर्मिंदगी होती है, पशेमानी होती है। लेकिन क्योंकि अब हम इबादात के इस महीने में, इबादात में मज़ीद आगे बढ़ते वो ताक़रातों में दाखिल हो रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए। क्योंकि हमारे हुक्मरान वो पाकिस्तान के हों या किसी और इस्लामी मुल्क के, बेशर्म हैं, बेगैरत हैं, बेहिस हैं। हमारी तंजीमें, मुसलमानों की तंजीमें बेशर्म हैं, बेगैरत हैं, बेहिस हैं। दुनिया भर में हमें ऐसी बेगैरती, बेहिसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है। हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पे यकीन रखने वाले लोग हैं, यही हम करते हैं। मैं, आप, हम सब यही करते हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ज़रूर इन सातों में दुआ मांगनी चाहिए। मैं अपने घर में, चूँकि एक कैफ़ियत है मेरे बच्चों की, मेरी अहलिया की, और कुछ और चीज़ें हैं, उनकी बुनियाद पर ये देखता हूँ, तो और ज़ाहिर है कि जब हम सब उन बच्चों को देखते हैं, उनमें हमें अपने बच्चे नज़र आते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं ये बात आपसे कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए घंटी का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहें तो कर दीजिए, ना चाहें तो ना कीजिए। आप में से बाज़ दोस्त, ये आदत का हिस्सा बन चुका है, आप में से बाज़ दोस्त कहते हैं क्यों करते हैं ये रिक्वेस्ट, तो मैंने कहा मैं इसको क्विकली निकाल दूँ। अब आ जाइए। देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि टाउट्स, टिपिकल टाउट्स बहुत परेशान हैं। ये जो हमारी अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा है, इसके बाद टाउट्स परेशान हैं। और यकीन रखिए कि टाउट्स की परेशानी ऑर्गेनिक नहीं है, टाउट्स की परेशानी ज़ाती नहीं है, टाउट्स की परेशानी उनकी अपनी और ओरिजिनल नहीं है। ये परेशानी टाउट्स की जो है, ये ज़ेर असर है, ताबे फरमान है टाउट्स, इसलिए ये परेशानी आपको टाउट्स की नज़र आ रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने इक़्तिदार का 1 महीना मुकम्मल करने के बाद अब कहाँ खड़ी हैं, हमें डू मोर और डू मोर नज़र आ रहा है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और 45 अरब की अय्याशी, 45 अरब की, इस गरीब मुल्क के अवाम के पैसे पर 45 अरब की अय्याशी और उनको लगता हुआ चूना, इसकी भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। अहम तरीन है ये तमाम तफसीलात। सबसे पहले ये जो टाउट से इनकी परेशानी की बात कर लेते हैं। सहाफ़ी हैं, हमारे दरमियान हैं, रोज़ाना सोशल मीडिया पर उन्हें बात करते हुए देखते हैं। टाउट्स बड़े परेशान हैं। इनको हमने देखा था, ये कहते थे 6 जजेस को जेल में डाल दो, ये 6 जजेस पीटीआई के जजेस हैं, ये 6 जजेस यूथिया जजेस हैं, ये 6 जजेस अपना काम करने के काबिल नहीं है, ये 6 जजेस मलिक रियाज के इशारे पर, इमरान खान के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये 6 जजेस कोई औकात नहीं है इनकी। इन 6 जजेस से ख़त लिखवाया है इमरान खान ने, इमरान खान के हुक्म पर ख़त लिखा है बाबर सत्तार ने, और ये 6 जजेस झूठ बोल रहे हैं। अब ये 6 जजेस सबूत दें, ये हमारे यहाँ हो रहा है। और टाउट्स जो है वो बहुत परेशान हैं, इसलिए कि जहां हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सरेंडर कर दिया हुकूमत के सामने। एग्जीक्यूटिव पर इल्ज़ाम था और सामने आकर बैठे शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा थे अटॉर्नी जनरल, उनके साथ तशरीफ फरमा थे वजीर कानून, और वहां पर काजी फाइज ईसा साहब ने सरेंडर कर दिया, मंसूर अली शाह साहब ने सरेंडर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत ने सरेंडर कर दिया। इन 6 जजेस को फेंक दिया बस के नीचे। और अब ये रहमो करम पर हैं एक रिटायर्ड जज साहब के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस तसक़ुद्दुज़ैन जिलानी के। लेकिन कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा होगा, इस बात की उम्मीद हमारे यहाँ बहुत कम रखी जाती है। इंसाफ होगा, कुछ कर पाएंगे, इस बात की उम्मीद हमारे यहाँ के हालात, हमारे यहाँ की मैनेज होती हुई चीज़ें, उसमें बहुत कम होती है। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। 300 प्लस, 300 से ज़ायद नाम, 336 के करीब नाम हैं, अगर मैं उनको सही याद रख रहा हूँ नंबर उनका। उन्होंने ख़त लिखा है, तवील ख़त है, और उन्होंने लिख कर कहा है कि नहीं, ये जो कमीशन बना है ना, ये कमीशन हल नहीं है। रिटायर्ड जज की सरबराही में ये कमीशन हल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का
फुल कोर्ट इस केस को सुने। क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस केस को सुनेगा? मेरी दानिस्त में एक लेमैन के तौर पर जब एक लेमैन से मुखातिब है तो मैं आपको बताऊं होगा क्या। फिर हम इन 6 जज साहिबान को, और होना वैसे ही चाहिए जैसे बराह रास्त कार्रवाई होती है ना, काजी फाइज ईसा साहब ने मिसाल कायम कर दी है, बराह रास्त कार्रवाई होती है, अवाम जान पाते हैं कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस चलता है, तो बराह रास्त कार्रवाई हो इसकी। ये 6 जज साहिबान आएँ, आकर बयान दें, इन 6 जज साहिबान के वकला आएँ, आकर बयान दें, एक एक वाकया बयान करें, और किसने जज साहब के बहनोई को, और कौन से बहनोई को, बहनोई का नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, किस मकाम पर उठाया गया था, किस वक्त कितने बजे क्या वाकया हुआ था, पता चले हमें पता चले कि उनको उठाया गया था, 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया था, मगर करंट लगाया गया था, जज साहब पर प्रेशर आया था, जज साहब के कौन कौन से रिश्तेदार थे, क्या हुआ था, जज साहब अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बाद हॉस्पिटल के बिस्तर पर जाकर लेट गए थे, उस हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेट जाने की कहानी, जज साहब का जो हॉस्पिटल में चेकअप हुआ था, वो चेकअप, वहां से डॉक्टर का आना, ये तमाम चीजें हमारे सामने आई, अदालत में बराह रास्त देखें हम बराह रास्त देखें, हमें वो जज साहब पता चले कि जिनके घर में कैमरा लगाया गया था, उनके ड्राइंग रूम में कैमरा, उनके बेडरूम में कैमरा, उनके बेडरूम की, उनके खानदान की निजी वीडियोस, ये तमाम कहानी बयान की जाए। जाहिर है कि नहीं चलाई जाएंगी ये वीडियोस, लेकिन ये तमाम कहानी बयान की जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे इंसाफ होता है वैसे होता हुआ नजर आए, और हम ये सब कुछ देखें। क्या अब की बार भी ऐसे ही होगा कि नहीं? ये जो तफ्तीश है ये नामुकम्मल है, और फिर उसके बाद 6-7 बरस के बाद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, आप ठीक थे, लेकिन चूंकि अब वक्त गुजर चुका, मुद्दत गुजर चुकी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, तो अब आप रिटायर्ड जज तस्वुर किए जाएंगे, निकाले गए जज तस्वुर नहीं होंगे, आपकी इज्जत, आपका वकार बहाल, आप रिटायर हो गए, लीजिए पेंशन, एंजॉय कीजिए। क्या ये होगा? क्या ये होना चाहिए? या इन 6 जजेस को, ये जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, एक आईनी अदालत की, इनको इंसाफ मिले। मैं और आप इंसाफ मांगते हैं, हमारी औकात ही क्या है, हैसियत ही क्या है, लेकिन ये जजेस इंसाफ मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को चलाने वाले, इंसाफ देने वाले, एक आम आदमी का केस सुनने वाले, जालिम का हाथ रोकने वाले, मजलूम का हाथ बनने वाले जज साहिबान अब खुद इंसाफ मांग रहे हैं। तो क्या जहां 6 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी खातिर में नहीं लाए गए, वहां एक रिटायर्ड जज साहब खातिर में लाए जाएंगे? ये सवाल है, और ये सवाल है उन काजी फाइज ईसा साहब से कि जिनके सामने उनकी अपनी अदालत में क्या हुआ था। काजी फाइज ईसा साहब एक कमीशन के, मेमो कमीशन के रुकन थे। काजी फाइज ईसा साहब 3 रुकनी कमीशन के रुकन थे, हाई पावर्ड कमीशन था, और उस कमीशन ने फैसला किया था। ये अभी साकिब निसार के बेटे की ऑडियो, ये जो उमरता बंदयाल साहब थे, उनकी सास साहिबा की ऑडियो, एक कमीशन बना था। गो कि उस कमीशन को काम करने से रोक दिया गया था, लेकिन एक कमीशन बना था, हुकूमत ने बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान थे, सुप्रीम कोर्ट के 1 जज साहब थे, 2 हाई कोर्ट के जज साहिबान थे, आमिर फारूक साहब थे, उसके अलावा जज साहब थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, तो ये भी कमीशन बना था। तो काजी फाइज साहब के सामने मिसाल है कि कमीशन बड़ा पावरफुल कमीशन होता है, और यहाँ एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बना देते हैं। हुकूमत ने कह दिया, काजी फाइज ईसा साहब ने मान लिया। ऐसे कैसे, ऐसे किया कैसे जा सकता है? ये सवाल है काजी फाइज ईसा साहब से। अब ये सवाल जब बड़े पैमाने पर उठ रहा है, खुद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बेटे सिग्नेचर करने वालों में 4-5 पहले नामों में शामिल हैं साकिब साहब, तो फिर खबर ये आ रही है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब मुमकिन तौर पर यहाँ से पीछे भी हट सकते हैं, गो कि उनके मान जाने की, इस कमीशन को हेड करने की खबर भी हमारे सामने थी। और बतियुल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि ये वो जज साहब हैं जिन्होंने खुद जो एम्प्लॉइज की हाउसिंग सोसाइटी थी उसमें अपने लिए, अपनी अहलिया के लिए 2 अदद प्लॉट पकड़ लिए थे। तो जो आदमी प्लॉट नहीं छोड़ेगा वो क्या छोड़ेगा, ये मौका भी कैसे छोड़ते। लेकिन अब जब ये मुतालबा बढ़ रहा है, जब ये प्रेशर बढ़ रहा है, जब एहतिजाज हो रहा है, वकला के तमाम धड़े नहीं लेकिन बाज़ धड़े एहतिजाज करते हुए कह रहे हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो फिर हुकूमत अंडर प्रेशर है। वो लोग जिन्होंने जज साहिबान पर ये प्रेशर डाला वो अंडर प्रेशर हैं, तो इसीलिए आपको टाउट्स उस प्रेशर के ज़ेरे असर नज़र आ रहे हैं। और टाउट्स सहाफ़ी जो है वो इस वक्त बाकायदा तौर पर दोबारा जज साहिबान पर लानत मलामत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। कल तक कहते थे ये तमाम लोग कि देखो शौकत अजीज़ सिद्दीकी क्या कह रहा है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी तक जनरल फैज़ हमीद पहुंच गए थे, उन्होंने अपने बंदे पहुंचा दिए थे, उन पर प्रेशर था, कितना बड़ा जुल्म है। अब एक नहीं 6 जज कह रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं 6 जज गलत है।
کل یہ میری سائڈ پر کھڑے ہوئے بہت سے لوگوں کو کہتے تھے تم لوگ غلط ہو کہ تم لوگ حق کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم بگڑے ہوئے تھے. چلیے ہم تو بگڑے ہوئے لوگ تھے، ہم راہ راست پر آ گئے. جو راہ راست پر آ گیا اس کو تو آپ ٹھیک ہے اس بات کی ستائش کیجئے، اس بات کی داد دیجئے کہ وہ راہ راست پر آ گیا، لیکن جو راہ راست پہ تھا وہ بگڑ گیا. احمقو ایسے کیسے؟ تو بہرحال اسی لیے ٹاؤٹ پریشان ہیں اور بری طرح سے پریشان نظر آ رہے ہیں. یہ جو پریشر ہے یہ پریشر کام دکھائے گا، یہ بہت اہم ترین پیش رفت ہے. اس پریشر کی کہانی بہت بڑی کہانی ہے. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا معاملہ. ابھی آئی ہیں وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھائی گئی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ سول سیکریٹریٹ میں بزدار کی جانب سے، ابھی یعنی فرنیچر 5-6 سال میں تبدیل ہو جائے نا سمجھ میں آتا ہے، سرکاری گاڑی مرسیڈز میں بیک ہو یا بی ایم ڈبلیو یا کوئی اور شاندار گاڑی ہو، وہ 5 سال میں 3 سال میں تبدیل ہو جائے، لینڈ کروزر V8 وغیرہ، تو سمجھ میں آتا ہے. مگر عمارت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے حکم دیا ہے کہ سول سیکریٹریٹ میں بزدار کی جانب سے ہوم ڈپارٹمنٹ میں اس کی بلڈنگ میں ان کا آفس نئے سرے سے تعمیر کر دیا جائے. مطلب یہ کوئی میچنگ میٹ سے نئے سرے سے تعمیر کر دیا جائے. پبلک نیوز پر صحافی ہیں دانش منیر، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ بزدار نے حال ہی میں ابھی کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ دفتر بنایا تھا. ایک پرتعیش آفس ہے. مریم نواز شریف اس دفتر میں 2 بار بیٹھ بھی چکی ہیں، مگر مریم نواز شریف صاحبہ نے چیف سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ نیا نقشہ بنایا جائے، نیا آفس بنایا جائے، نئے سرے سے تعمیر کیا جائے اس آفس کو، اور 20 اپریل تک اسے منہدم کر دیں، 20 اپریل تک نیا آفس تعمیر کر دیں. اب اچھی خاصی پریشانی ہو رہی ہے سول سیکریٹریٹ میں ملازمین کو، ایک بڑا حصہ ہے وہاں نئے سرے سے تعمیر کا معاملہ. تھوڑے ہی فاصلے پر 8 کلب روڈ پر بھی دفتر ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کے لاہور میں تھوڑے فاصلے پر 3 دفاتر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ جو بزدار نے دفتر استعمال کر لیا، یہ کسی کا گلاس تھوڑی ہے دوبارہ استعمال نہیں کریں گے. بزدار نے دفتر استعمال کر لیا، وہ دفتر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے. مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کن حالات میں پائی کو ترس رہا ہے پاکستان، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پائی کو ترس رہا ہے یہ ملک. ایسے کٹورا لے کر ہم دنیا کے آگے پھر رہے ہیں، اور ان حالات میں میچنگ میٹس چاہیے، نئے ٹائر چاہیے، نیا آفس چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ پہلے خبر آئی ان کے اپنے دفتر سے آئی تھی، ہیلی کاپٹر پہ دفتر آئی ہیں، پھر کہا گیا ہیلی کاپٹر پہ دفتر آئیں گی. پھر پرویز سندھیلا جیسے لوگوں نے خود خبر دی کہ مریم نواز شریف صاحبہ ذاتی خرچ پہ ہیلی کاپٹر پہ آئیں گی جائیں گی. اور اس کے بعد جب یہ ذاتی خرچ والی خبر سامنے آئی تو یہ وہ لوگ ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے بعد میں کہہ دیا گیا نہیں آئیں گی ہیلی کاپٹر پہ. اب یہ باقی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ مسلسل جاری ہے. سلسلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ جو ماڈل ٹاؤن میں ان کے گھر ہیں، شہباز شریف صاحب کا گھر ہے، وہاں پر ایک سامنے گراؤنڈ ہے. آپ جب آتے ہیں فیروز پور روڈ پر کلمہ چوک کی طرف تو لیفٹ ہینڈ پہ ان کے گھر وغیرہ ہیں، وہیں پر سامنے گراؤنڈ ہے. وہ بچوں کے لیے گراؤنڈ ہے، نوجوانوں کے لیے، وہاں پہ کھیل سکتے ہیں. وہ گراؤنڈ ویسے ہی ان VVIPs کے اہم ترین شخصیات کے گھر وغیرہ ہونے کی وجہ سے زیر استعمال نہیں تھا. اب وہاں پر ہیلی پیڈ بنا دیا گیا ہے. مسلسل اسلحہ لے کر اہلکار کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت کے ہیلی پیڈ کے لیے جگہ ہے، اب یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر یہاں پر نوجوان نہیں کھیل سکیں گے. اور وہاں سیکیورٹی لگا دی گئی ہے. مطلب آپ کے پاس پہلی ہیلی پیڈ موجود تھا، اب آپ نے یہ کر لیا ہے. لوگوں کو کھیلنے دیجئے، ان کو صحت مند سرگرمی دیجئے، ان کی بد دعائیں مت لیجئے. لیکن یہ بات سمجھ میں ہمارے حکمرانوں کے نہیں آتی. ان کا ہیلی کاپٹر ابھی اکوپ کیا گیا تھا، کچھ دن پہلے کی خبر تھی، نائٹ ویژن اکوپمنٹ کے ساتھ. اب یہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بچوں کا جو گراؤنڈ ہے اس پر بھی قبضہ ہو گیا ہے. اتنا ہی نہیں، اتنا ہوتا تو بھی چل جاتا، لیکن غریب صوبے کے، غریب ملک کے، غریب عوام کے پیسے سے مزید کیا ہونے جا رہا ہے. حکومت پنجاب نے سرکاری افسران کو DHA لاہور میں، یہ خبر آپ کے سامنے آئی تھی، اس کی مزید تفصیلات آئیں گی، کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. DHA لاہور میں لگژری گھر دینے کا منصوبہ تیار کیا ہے. سرکاری افسران کے لیے DHA میں فی کس 35 کروڑ روپے مالیت کے 127 نئے گھر تعمیر کیے جائیں گے. ہر گھر 35 کروڑ روپے مالیت کا ہوگا. مطلب ایک کنال پہ بنا ہوا اچھا گھر کسی مناسب علاقے میں، ضروری ہے DHA وہ آپ کو لاہور جیسے شہر میں بھی ایک کنال کا اچھا گھر 10 کروڑ میں مل جاتا. 35 کروڑ روپے مالیت کا فی گھر. اس منصوبے کی سمری یعنی بیسمنٹ، اس کے ساتھ اس میں
स्विमिंग पूल, दीगर आराइशें, आसाइशें, सब कुछ होगा। तो इस तरह के घर हैं ये। लाहौर में अफसरान बाला के लिए नए लग्जरी घरों की तामीर में डीएचए से मदद दी जाएगी। 1400 कनाल जमीन पर 127 नए घर तामीर किए जाएंगे। 2 कनाल के एक घर की तामीर पर मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए बस लागत आएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मंसूबे की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा काबीना के इजलास में इस सिलसिले में खत्मी फैसला करेंगी। कुल लागत बनती है इसकी 45 अरब रुपए बस। कमोबेश कोई शायद मुमकिन है 50 लाख रुपए कम हो 45 अरब रुपए से। ये इस वक्त मामला है इनकी इस शाह खर्ची का, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बाबू, हमारी अफसरशाही का। इसके साथ साथ आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं, जो बाइडन ने खत लिखा था शहबाज शरीफ साहब को, अब शहबाज शरीफ साहब ने जवाबी खत लिखा है। यह अपडेट जरूरी है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन को अपने जवाबी खत में शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। खत्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। अमरीका के साथ आलमी अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। जो बाइडन ने 2 रोज़ पहले खत लिखा था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अच्छी बात है, अमेरिका से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इसी में पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की है, फलेगा फूलेगा, सबसे अच्छे ताल्लुकात होंगे, सबके पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होंगे, तिजारत वगैरह होगी, लोगों के लिए फ़ायदा होगा, अमन होगा तो फ़ायदा होगा ना, जंग होगी तो अखराजात होंगे, तो इसमें फ़ायदा होगा। अब प्रॉब्लम ये कि एक तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब ये कामयाबी मिल गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ कठपुतली हुक्मरान है, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के इस कठपुतली हुक्मरान को अमेरिका ने मुबारकबाद दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, मुखालिफत ही करेंगे, साइड पे करें इनको। आप देखिए कि चार्ली कैम्बल ने टाइम में क्या लिखा। 5 तारीख को चार्ली कैम्बल ने, फरवरी की 5 तारीख, इलेक्शन से 3 रोज पहले, चार्ली कैम्बल ने लिखा कि शरीफ जो हैं वो सूट करते हैं टाइम मैगजीन में अमेरिका को, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शरीफ वो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स हैं कि जहां अमेरिका के खत्ते में मुफादात, इंडिया के मुफादात, इंडिया से ताल्लुकात, अमेरिका की लाइन, इन सब पे ठीक से काम होगा। इमरान खान जो है उसके मामले में ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कंफर्टेबल नहीं है। फिर 9 तारीख को भी इसी तरह की एक तहरीर, और फिर ये लिखा गया कि क्यों हुआ है इमरान खान की जमात के साथ इलेक्शन जीतने के बावजूद भी, और इमरान खान को पाकिस्तान में गैर सियासी क़ुव्वतें भी क्यों नहीं रोक सकी। ये 9 तारीख को, फरवरी की 9 तारीख को, इलेक्शन के 1 रोज़ बाद लिखा गया था, जब अल जज़ीरा ने, बाकी दुनिया के मीडिया ने इस तमाम वारदात को मैंडेट थीव्स लिखा था। ये हुआ है। तो अब शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत, ये लोग खुश हैं कि बहुत बेहतर होने जा रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए जो हो बेहतर हो, आमीन। क्योंकि मुझे पाकिस्तान की बेहतरी में ये शरीफ वगैरह, जरदारी वगैरह या इमरान वगैरह, इनको माइनस करके, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, इन सबको माइनस करके, मैं पाकिस्तान के आम आदमी की भलाई के लिए कोई चीज़ हो रही हो तो उसे मैं बाकी चीज़ों को माइनस करके एक आम आदमी की भलाई के लिए आए दिन ऐसा देखना चाहूँगा। मगर हमारी एक इज़्ज़त है, एक खुद मुख्तारी है, हमारे लोगों का अपना एक फ़ैसला है, उनकी अपनी कुछ से है। अगर उस से को, उनकी राय को रौंद दिया जाएगा और रौंद देने के बाद कहा जाएगा सितम तो ये है कि पुतली बिठा के मसनद पे कहा गया कि यही फ़ैसला आवाम का है, तो फिर ऐसे कैसे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त आगा मोहम्मद के साथ मौजूद हूँ सुपर हाईवे कराची पर। ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये इमारतें हैं बहरिया टाउन कराची की, बहरिया टाउन कराची, और उसके बिल्कुल दरवाजे के साथ ये दीनी दरसगाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम। ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कौन है जो अल्लाह की मदद करे, अल्लाह के लिए अंसार कौन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करता है। यानी अल्लाह हमें मौका देता है कि हम उसके दीन के लिए कुछ कर सकें। आगा मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये फरमाइए कि ये जो है मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान है, और अल्लाह का घर जैसा होना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वैसा काम कर सकें। इसके बारे में बताएं, ये क्या है? जी तारिक साहब, यहाँ की सबसे पहले पस मंज़र थोड़ा सा मैं आपको खुलासतन बता रहा हूँ। यहाँ पर जब हमारा आना हुआ 1996 में,
1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے گا. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. ٹھیک. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی, 6 سٹوریز. جی, تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی, اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ, مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا, اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے, کتنا لگ چکا ہے, کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک, یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا, اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں, اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.